जय मिथिला दोस्तों। देखिए, आज हम आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाएंगे। आखिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है वो समझ लेते हैं हम पहले। समझे? आपको पता होगा बिजनेस है तो प्रॉब्लम आएगा ही। जैसे कि अभी प्रॉब्लम किसके साथ चल रहा है? एमबीए चाय वाला के साथ चल रहा है कि नहीं बताइए? चल रहा है सब एमबीए चाय वाला के साथ। इसके अगेंस्ट में सब है, बोलता है कि फ्रेंचाइजी 10 लाख 20 लाख में बेच दिया, हमारा कमाई हो रहा है, नहीं कुछ नहीं हो रहा है कमाई। तो वो देखिए अब आपको, तो इसको जो प्रॉब्लम आया उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। तो वैसे ही बोल रहा है कि बिजनेस को स्टार्ट करेगा, बिजनेस को कर रहा है, तो बिजनेस को कोई कर रहा है, उसमें अगर प्रॉब्लम आएगा उसका मार्गदर्शन कोई ना कोई प्रोवाइड करेगा। कैसे प्रोवाइड करेगा? उसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलता है क्या तुम इस तरह से बिजनेस करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बोलता है, टीचर से भी बोलता है कि आप तुम इस तरह से पढ़ोगे तो तुमको 90+ मार्क्स आएगा, 100%। तुमको अगर इस तरह से पढ़ोगे, इतना पढ़ लोगे तो 90+ मार्क्स आ जाएगा। तो ये बहुत आसान चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर है बोल रहे हैं हम आपको, और आपको नोट भी प्रोवाइड करें ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई भी चीज़ समझने में। समझ रहे हैं? तो ये क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि जितना भी प्रॉब्लम आता है, देखिए बिजनेस है तो प्रॉब्लम आएगा ही, 110% प्रॉब्लम आएगा, तो उसका कुछ ना कुछ समाधान भी होगा। होगा होगा समाधान। तो कैसे होगा? कोई ना कोई आपको मार्गदर्शन प्रोवाइड करेगा। तो वही आपको बिजनेस में अगर कोई प्रॉब्लम आता है या कुछ भी, तो उसका जो आपको मार्गदर्शन प्रोवाइड करता है उसी को बुलाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये आपको हेल्प करती है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करती है? हेल्प करती है कोई भी बिजनेस को आपको प्रॉब्लम से निकालने में। समझ के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? ये आपको जनरल रूल्स और गाइडलाइंस रहता है कि तुमको इस तरीके से करना है बिजनेस। तुमको जो बिजनेस करेगा तो ऐसा करना क्या, जो काम करने वाला आदमी को बांट देना। ये ऐसे बोलता है कि तुम मान लो एक आदमी माल बनाएगा, हाँ 2 आदमी को रखना, तुम एक आदमी माल बनाएगा दूसरा आदमी बेचेगा। तो इससे क्या होता है, तो ये माल बनाने में एक्सपर्ट हो जाता है और ये आपको बेचने में एक्सपर्ट हो जाता है। तो ये बोलता है बिजनेस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि काम का बंटवारा बंटवारा कर दो तुम। उससे क्या होगा कि ये माल बनाने में एक्सपर्ट हो जाएगा, ये बेचने में एक्सपर्ट हो जाएगा, तो तुम्हारा बिजनेस और बढ़ जाएगा। समझे बातों को? ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इस तरीके से काम करता है कि ये आपको जनरल रूल्स और गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, और ये आधारभूत सत्य होता है। समझ गए? और ये आपको जो है ना क्या करता है, पहले ये बता देते कि ये मार्गदर्शन प्रोवाइड करता है। अगर आप लिखना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख लीजिएगा। समझे? इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझ गए कि वो मार्गदर्शन प्रोवाइड करता है कि आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। जैसे कि प्रिंसिपल सभी क्या बोलता है कि तुमको इतना बजे क्लास आना पड़ेगा, इतना बजे तुम्हारा फर्स्ट पीरियड होगा, इतना बजे तुम्हारा रिसेस होगा, मतलब हर एक चीज़ आपको बता रहता है। तो वो आपको क्या होता है, जनरल रूल्स और गाइडलाइंस जो मैनेजर को प्रोवाइड करता है ताकि डिसीजन ले सके कि हमको 1 महीना में 1 लाख रुपया कैसे कमाएं, कैसे कमाएं। इस सब टाइप में क्या करता है, वो हेल्प करता है। कौन? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो समझ गए क्या होता है क्या ना, ये जनरल रूल्स गाइडलाइंस होता है। लेकिन एक चीज़ और इसका समझना है हमको कि इसका विशेषता क्या है। एक चीज़ बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, विशेषता। देखिए आपका विशेषता क्या है कि आप पढ़ने में तेज है, आप बहुत स्मार्टेस्ट पर्सन है, क्या आपका इज्जत होते है, ये आपका विशेषता है। उसी तरह से देख लीजिए आपको कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो रहता है, हर एक जगह आपको छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, हर एक जगह जो है ना आपको अप्लीकेबल हो जाता है। मतलब क्या हुआ, आपको लागू हो जाता है, समान रूप से लागू हो जाता है। मतलब क्या, सार्वभौमिकता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी के बिजनेस में लगेगा, हम लोग जो छोटा मोटा खोलेंगे कंपनी, या फिर आप मान लीजिए ये आप कंपनी नहीं, ये फैक्ट्री सब खोलेंगे उसमें नहीं लगेगा। लगेगा, हर एक बिजनेस में लगेगा। जो पढ़ेंगे आपको 14-15 जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, वो आपको हर एक बिजनेस में लगेगा। ये क्या रहता है, आपको यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी रहता है। पहला विशेषता तो ये हो गया कि हर एक जगह जो है ना आपको जो प्रॉब्लम होते रहता है तो उसका सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं, तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। पहला तो ये है। दूसरा बात तो क्या है कि जो भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो आप प्रिंसिपल जो पढ़ेंगे वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। देखिए आपको प्रॉब्लम तो हर बिजनेस में हर एक तरीका का होगा। मुकेश अंबानी के बिजनेस में अलग होगा, और आपको अभी जो एमबीए चाय वाला के बिजनेस में अलग प्रॉब्लम आता होगा, और हम जो खोलेंगे कोई फैक्ट्री तो हमारे बिजनेस में अलग प्रॉब्लम आएगा। तो उसको हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी रहता है। रिजिड नहीं रहता कि आपको ये बोल दिया प्रिंसिपल कि आपको मान लीजिए बिजनेस डूब गया लेकिन आपको 10 के 10 मेंबर रखना पड़ेगा 10 काम के लिए, तो आप रखिए, ये ऐसा नहीं हो सकता है। प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बोलता है क्या, काम का बंटवारा कर देने के लिए। जैसे यहाँ पे बोलेंगे कोई हम छोटा कंपनी खोल ले या फिर फैक्ट्री, जिसमें हमको 2 आदमी का जरूरत है, हम लेके रख लिए 10 आदमी, तो बोलिए आपको ये बंदे करना पड़ेगा ना हमको।
तो ये बोल रहा है कि आपको नहीं, जहाँ पे जहाँ जो ज़रूरत होगा वो उतना ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी रहता है इसके अंदर। ये आपको जनरल गाइडलाइंस से बता ही दिए थे कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो जनरल गाइडलाइंस से रहता है, सामान्य मार्ग निर्देशक रहता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद देखिए अब आपको जो मेन चीज़ रहता है आपको यही ज़्यादा पूछे जाता है, बाकी और कुछ नहीं। उसके बाद आपको प्रिंसिपल पूछा जाता है इसमें, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बनता है आपको रूल्स गाइडलाइंस, वो आपको जो जो हम पढ़ेंगे, वो एफ.डब्ल्यू. टेलर्स है और एक आपको हेनरी फेवल है नाम का बंदा है, 2 आदमी। वो आपको कंपनी सब में काम करता था हेनरी फेवल, समझे। वो लेबर से जो है ना आपको मैनेजिंग डायरेक्टर तक बन गया, कंपनी के मालिक तक बन गया, समझिए। जो आदमी लेबर करता था, लेबर का काम करता था, वो आपको 13 साल के अंदर में क्या क्या मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। बहुत सोचने वाली बात है। तो वो जो बना तो वो देखा क्या क्या समस्या आ रहा है, किस कारण से हम इतना आगे बढ़ गए। तो वो आपको जो दे दिया प्रिंसिपल, वो जो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड किया, उसी को बोला जाता है प्रिंसिपल, सिद्धांत। तो हम पढ़ेंगे कि ये जो है ना आपको एक अचानक नहीं दिमाग में आ जाता है, वो आपको प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से बना है, मतलब कि अभ्यास और प्रयोग द्वारा निर्मित किया गया, अचानक नहीं बना हुआ है। जैसा देखा उस हिसाब से बनाया। रिलेशनशिप, ये जो आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो बना हुआ है, जो आप पढ़ेंगे हम, वो आपको कॉज एंड इफेक्ट पे बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आपको हम बताए कि अगर एक आदमी किसी काम को, एक आदमी अगर मान लीजिए पूरा काम करता है, वही माल बनाता है, वही बेचता है, वही सब कुछ करता है, तो वो आपको क्या होता है, इसमें आपको बिजनेस ज़्यादा चल नहीं पाता है। तो बोला क्या, एक प्रिंसिपल दे दिया कि काम का बंटवारा कर दो। बंटवारा करने से क्या हुआ कि आपको बंटवारा करना जो है एक कारण बन गया। यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट क्या हो गया, कारण है कि हमारा काम एक आदमी नहीं कर सकता है, तो उसका बंटवारा कर दिए। अब बंटवारा करने से क्या फ़ायदा हुआ वो आपको हम बता रहे हैं। बंटवारा करने से क्या हुआ आपको कि हम उस एक आदमी उस काम में एक्सपर्ट हो गया। अब वो काम 1 घंटा में जो है ना, जो 2 घंटा में काम करता था, उसको अब वो आधे घंटा में कर रहा है। समझिए बातों को, जो काम वो 2 घंटा में कर रहा था, उसको वो आधे घंटा में कर रहा है, तो एक्सपर्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए हमको कॉज एंड इफेक्ट मतलब क्या हुआ कि कारण और परिणाम। कारण हुआ ये कि एक काम को जो है ना आदमी में बांट दिए। क्या कारण ये था, कार्य विभाजन सिद्धांत के अनुसार कार्य का बंटवारा हम कर दिए। ये हमारा कारण हो गया कि एक आदमी सब काम नहीं कर सकता था, हम बंटवारा कर दिए, ये कारण हो गया, कॉज हो गया। उसके कारण क्या हुआ कि कार्य कुशलता, मतलब वो अच्छे तरीका से करना शुरू कर दी, कार्य कुशलता डेवलप हो गया, एफिशिएंसी आ गई काम में। काम को आप जो है ना वो आधे घंटा में कर लेते, 2 घंटा में जो करता था। ये आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, जो आपको प्रिंसिपल जो पढ़ेंगे वो पूरा कॉज एंड इफेक्ट पे दिया हुआ है। इस कारण से इसका निर्माण किया गया है, समझे। जितना भी प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि इस कारण से इसका निर्माण किया गया। देखिए अब आपको पढ़ेंगे हम, हेनरी फेवल था जो कि आपको प्रिंसिपल समझे हम, जिसको फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। अर्थात क्या वो आपको इसके बारे में बता देता है। हेनरी फेवल जो आदमी था, आदमी बहुत मस्त था। वो क्या क्या देखिए आप, आपको लेबर के तौर पे एक कंपनी में जो है ना, जो कि कंपनी क्या था, पूरी तरह से बंद हो गया था, दिवालिया हो गया था, एकदम पूरा मतलब समझिए बंदे हो गया था, बिजनेस बंद करने का कगार पे था। लेकिन उस बिजनेस को वो आपको फुल फ्लेश्ड, मतलब क्या फलता फुलता बना दिया, एकदम पूरा बढ़िया बिजनेस बना दिया 13 साल के अंदर में। और वो अपने मैनेजिंग डायरेक्टर से लेके मालिक तक बन गया, सीईओ तक बन गया उस कंपनी का, समझिए। वो अपने बल पे बना। तो वो बना जो, तो एक चीज़ गौर किया, वो जब बना तो वो आपको 14 प्रिंसिपल निकालेगा। देखो देखो, हम जो बने वो इसमें जो है ना आपको कोई भी नहीं बन पाता है, इसका ये एक कारण है। 14 प्रिंसिपल दे दिया कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये 14 प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहिए। समझ बातों को, तो देख लीजिए। पहला बोला कि डिवीजन ऑफ वर्क करिए। अगर मान लीजिए कोई काम है, उसका आप जो विभाजन कर दीजिए, कार्य विभाजन। इसका मतलब क्या हुआ, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, व्यक्ति की योग्यता के अनुसार और रुचि के अनुसार काम का बंटवारा कर दीजिए। जैसे कि आपको ले लीजिए, जिस किसी को एडिटिंग आता है, तो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको हम एडिटिंग दे देंगे। किसी को कंटेंट राइटिंग आता है तो उसको हम कंटेंट राइटिंग दे देंगे। किसी को आपको क्या होता है, आपको बोलने के लिए आता है तो वो वॉइस ओवर कर सकता है। मतलब जिसको जिस काम में इंटरेस्ट है। देखिए मम्मी पापा भी अब क्या बोलते हैं, बेटा तुम्हारा 12th कर लिया था, आपको तुम्हारा जो मन है ना वो करो।
करना भी चाहिए इससे, नहीं तो बच्चा बिगड़ जाता है। तो ये होता है कि आपको कि डिवीजन ऑफ वर्क, काम का बंटवारा कर दीजिए। किसी भी बिजनेस में आप जिसको जो काम करने में मजा आ रहा है वही काम दीजिए, जो जिस काम में सीख के आया है उसी को वो काम दे दीजिए। ऐसा ना हो एडिटिंग सीख के आया है उसको हम बोल देंगे क्या आप ये करिए, आपको वॉइस ओवर करिए, होगा नहीं होगा। जो जिस काम के लिए पढ़ाई करता है, जो जिस काम के लिए बना हुआ है उसको वही काम कर दीजिए, ताकि वो स्पेशलाइज्ड हो जाए उस काम में, बढ़िया बढ़िया तरीका से वो कर सके उस काम को। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब दूसरा प्रिंसिपल दे दिया, 14 में से दूसरा प्रिंसिपल दे दिया, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ आपको, अगर मान लीजिए ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझिए। ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब एंड आफ्टर दैट ऑथोरिटी मीन्स पावर टू टेक इन द डिसीजन फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या होगा देख लीजिए। हम बोल दिए कि देखो भाई तुमको जो है ना इस साल 50 लाख मोबाइल बनाना है, मान लीजिए मोबाइल कंपनी है हमारा, बनाना है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए बनाने वाला को, तुमको बनाना है किसी भी कीमत पे तुमको बनाना है। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे, 50 लाख बना देंगे। लेकिन उसको हम क्या किए, हम इसको मान लेने दिए। वो बोला था कि स्क्रीन कार्ड सब लाइए ना, उसके बाद आपको प्रोसेसर भी सब मंगा दीजिए, हम देवे नहीं किए उसको, अधिकार ही नहीं दिए उसको। हम ये इसको हम सिर्फ बोल दिए कि 50 लाख बना देने का, ये कहाँ अपने बाप के घर से बनाएगा, नहीं ना पाए। उसको हम अधिकार भी देंगे भाई, हम उसको दायित्व दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि तुमको 50 लाख बनाना पड़ेगा, तो उसको हम दे देंगे कि देखो तुम वहाँ से जो है ना मंगा लेना, तुम्हारा पूरा अधिकार है। तुमको पावर देते हैं कि तुम्हारा पावर है कि तुम मंगा सकते हो, पैसा हम दे देंगे, तुम मंगा लो, तुमको जो जो प्रॉब्लम हो रहा है हर एक काम करो। तो ये बिजनेस चलेगा तब, समझे। अगर किसी को काम देते हो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, तो उसको जो है ना आप अथॉरिटी भी दीजिए, अथॉरिटी मतलब पावर भी दीजिए उसको। तो ये आपको हो जाता है बिजनेस में। तो ये आप दूसरा प्रिंसिपल दिया कि अगर किसी को आप काम दे दिए, पहले तो काम का बंटवारा कर दिए, अगर मान लीजिए किसी को काम दिए तो उसको अधिकार भी दीजिए। अधिकार और उत्तरदायित्व मतलब क्या हुआ कि अधिकार उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त अधिकार भी दीजिए उसको। समझ गए बातों को। देखिए अब ये हो गया। तीसरा प्रिंसिपल वो दिया कि प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। एक चीज बताइए, इस सिद्धांत के अनुसार अच्छे नेतृत्व एवं सामान्य नियम वो पालन करना ताकि संस्था का अनुशासन कायम रखा जा सके। देख लीजिए हर एक चीज़, स्कूले का बात ले लीजिए, जिंदगी का बात ले लीजिए, या फिर बिजनेस का बात ले लीजिए, कहीं पे भी लीजिएगा तो बोलता है क्या, देखिए जो बड़ा कहता है उसका आदर करो। स्कूल में क्या करते हैं, तुमको अनुशासन में 5 बजे आना पड़ेगा स्कूल, 5:30 बजे तक आपको प्रेयर होगा, 6 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको 12 बजे आपको क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है 12 बजे लंच टाइम हो जाता है, लंच टाइम में रिसेस, फिर आपको 12:30 में आपको स्टार्ट हो जाएगा क्लास, और आपको 1:30 बजे क्या हो जाएगा, आपको छुट्टी हो जाएगा। ये आपको रूल्स गाइडलाइंस बनाया रहता है। उसी तरह बिजनेस में भी आपको क्या बोलता है कि तुम 8 बजे आओगे, हाँ, और आपको 4 बजे सुबह में 4 बजे शाम में चले जाओ। ऐसा नहीं होगा कि वो रात में आएगा सुबह में चले जाओ, कोई फिक्स नहीं रहेगा। तो ये आपको अनुशासन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, हर एक चीज़ जिंदगी में भी हो या बिजनेस में भी, तभी बिजनेस चलेगा, नहीं तो नहीं। तो क्या होता है, डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है जिंदगी में, अनुशासन। समझिए ये एक सिद्धांत दिया ये आपको हेनरी फेयोल कि देखो हम जो आपको देखे हुए हैं उसमें आपको ये भी याद रखिएगा कि डिसिप्लिन भी रहना चाहिए बिजनेस में। समझिए बातों को। अब देखिए आपको यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है कि देख लीजिए कि कमांडर सब कमांड देता है, समझे, कमांडर सब आपको कमांड देता है। आप शादी ब्याह करते हुए देखे होंगे या फिर आपको घर में किसी न किसी का हुआ होगा, 110% हुआ होगा। एक ही बताइए, शादी जो कराता था एक ही आदमी ने डायरेक्शन देता है कि देखो तुम टेंट वाला के देखो काम हो रहा है कि नहीं, तुम मिठाई बन रहा है कि नहीं, ये देखो, तुम जाओ बाजार से जो है सब्जी ले आओ। हाँ ये होता है, मतलब एक आदमी मालिक रहता है, वो पैसा देते रहते हैं और सब आदमी काम करते रहता है। तो ये बोल रहा है क्या कि बिजनेस में भी एक आदमी मालिक रहना चाहिए, जो कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब रहता है, वो बोलेगा कि ठीक है तुमको ये काम करना है, तुमको ये तुमको ये तुमको ये। और एक ही आदमी के साथ ये आपको देना चाहिए, वो नहीं जो 10 आदमी आ जाएगा तुम ये करो तुम वो करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, कमांड जो है एक ही आदमी से आना चाहिए कि एक ही सुपेरियर रहना चाहिए, एक ही मालिक रहना चाहिए, वही बोलेगा जो उसी के अनुसार करेंगे। वो नहीं 10 आदमी आएगा, चचा बोल दिया टेंट का देखने के लिए, फिर आपको वही आदमी टेंट का देख रहा था, उसको छोड़ा के फूफा जी आए बोला कि नहीं तुम ये नहीं करो, तुम मेरे लिए जो है समोसा लेके आओ, होगा ऐसे काम। मतलब क्या हुआ कि एक ही आदमी निर्देश देना चाहिए और एक ही आदमी मालिक रहना चाहिए, और आपको निर्देश देना चाहिए, आदेश जो है ना आपको देना चाहिए, कौन,
एक ही आदमी, सॉरी निर्देश नहीं आदेश। ये आपको हो गया कि बिजनेस में ऐसा होना चाहिए। क्या काम का बंटवारा कर दिए, काम इस टाइम पे होना चाहिए, सब कुछ कर दिए, काम बोल दिए ये काम करना है, तुमको अधिकार भी दे दिए, लेकिन आपको कौन देगा? तो एक ही आदमी को देगा। यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है एक ही आदमी। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है कि देखिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है कि इसका मकसद क्या होगा? शादी जो हम बोल देते हैं आपको, टेंट मिठाई सब्जी वाला देखने के लिए, उसका मकसद क्या होगा कि शादी हो जाए, शादी कराना मकसद होगा, और कुछ थोड़े ना होगा मकसद भाई, शादी कराना मकसद होगा इसका। मेन मोटिव क्या है? सब तो उसी की तरफ ध्यान दे रहा है कि टेंट वाला को भी देख रहा है, मिठाई वाला को भी देखे, सब्जी को भी देख रहा है, बाराती जो आएगा उसको भी देखेगा ना। तो सबका मकसद क्या रहता है कि शादी हो जाए। उसी तरह आपको ये आपको बिजनेस में जो जितना भी आदमी रहता है उस सबका मकसद क्या रहता है आपको कि बिजनेस बढ़िया से चले। अगर मान लीजिए मालिक बोला है कि 1 लाख रुपया हमको एक दिन में कमाना है, एक दिन में हम कमा के दे, उसकी तरफ सब काम करना शुरू कर देगा। तो ये क्या होता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऐसा नहीं बोलेगा इसको बोल देंगे टेंट का काम करने के लिए तो वो दूसरे जगह चले जाएगा, उसको बोलेंगे बाराती का संभालने के लिए तो चले जाएगा दारू पीने, होगा नहीं ना। मतलब क्या हर एक आदमी जो का डायरेक्शन एक जगह रहना चाहिए कि अच्छा से विवाह हो जाए, अच्छा से बिजनेस चले, जैसे कि अच्छा से बिजनेस चले। तो डायरेक्शन आपको क्या होना चाहिए? निर्देश की एकात्मा का रहना चाहिए कि सबका मोटिव रहना चाहिए कि क्या काम करना है। किसी को पता नहीं रहेगा क्या काम करना है तो क्या करेगा। 5 को तो दे दिया सिद्धांत। छठा सिद्धांत दिया है क्या? सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि सामूहिक हित के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण करना। हाँ, ये बहुत बड़ी मायने रखते। देखिए कि बिजनेस है, क्या बिजनेस है, बिजनेस का मोटिव क्या रहता है? कोई भी आप ही दुकान खोलिएगा या फिर आप कंपनी खोलिएगा या फिर फैक्ट्री खोलिएगा, आपका मोटिव क्या होगा कि हम कमाएं। यही बोल रहा है क्या? देखिए अगर जो भी बंदा उसमें काम कर रहा है, एम्प्लॉय सब, उसका क्या मकसद रहना चाहिए कि बिजनेस मेरा कमाई करे, ताकि हमारा भी सैलरी दे। और ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारा प्रमोशन आज हुआ फिर 1 महीना बाद प्रमोशन कर दे, फिर प्रमोशन कर दे, फिर हमारा महीना बढ़ा दे। ऐसा सोच नहीं रहना चाहिए। इस सब का मकसद रहना चाहिए, जितना भी काम कर रहा है उसका मकसद होना चाहिए कि मेरा कंपनी जो है बढ़िया से काम कर, बढ़िया से फुल फ्लेज्ड हो, नाम हो, ताकि हमारा भी नाम बने। ये होना चाहिए कि सब मतलब एक जो एम्प्लॉय रहता है या फिर किसी एक का हित की जगह सामूहिक हित के बारे में सोचना चाहिए। एक आदमी अपने बारे में सोचेगा कि हमारा प्रमोशन हो और दूसरा का प्रमोशन ना हो, दूसरा जो है ना डिमोशन हो जाएगा, मतलब दूसरा जो है ना 20,000 रुपये महीना कमा रहा है तो उसका महीना कट के 18,000 हो जाए, अब मेरा 25,000 हो जाए। इस टाइप का सोच नहीं रहना चाहिए, इस टाइप का नहीं रहना चाहिए। ये भी बोला है बिजनेस में, प्रिंसिपल दिया हुआ है कि इस टाइप से नहीं होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव है उसको प्राइमरी देना चाहिए, उसको प्राथमिकता देना चाहिए, ना कि अपने बारे में सोचना चाहिए। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज मतलब क्या हुआ कि देख लीजिए आपको, जैसे कि आपको लेबर सब तो देखते होंगे कि एक जो लेबर रहता है उसके बाद राजमिस्त्री रहता है, दोनों का काम तो उतने देर करता है। अब वही जो एक काम कराता है जिसको बोला ठेकेदार, इसमें तीनों में क्या अंतर है पता है? देखिए आपको बड़ा मस्त है। देखिए लेबर 300 रुपया महीना लेगा, अभी तो 350 हो गया है, 350 रुपया। राजमिस्त्री 550 से 600 रुपया बहुत जगह ले लेते रहता है, लेगा उतने देर काम। और ठेकेदार तो 1,00,000-2,00,000 लेते रहता है। देखिए काम उतने देर करता है, लेकिन आपको काम करने का जो आपको जो जिस तरीके से काम करता है उसको उस हिसाब से पैसा देते हैं। ये आपको सिर्फ लेबरिंग काम करेगा, ये आपको दिमाग भी लगाता है ठेकेदार और राजमिस्त्री सब, इसलिए इसको जो ज़्यादा पैसा देते हैं। ठेकेदार तो पूरा दिमाग लगाता है, अच्छा इसका ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे ये रहना चाहिए, यहाँ पे ये। राजमिस्त्री तो सिर्फ जोड़ते जाता है, इसलिए इसको इतना कम है। समझ बात हो कि अपने एक उचित पैसा देना चाहिए, वो नहीं आपको जो मतलब इसका ठेकेदार राजमिस्त्री का 550 बन रहा है, बोलेगा 200 रुपया ले लीजिए ना, हाँ 300 बन रहा है उसका तो 150 रुपया देंगे। वो नहीं होना चाहिए भाई, एक रीजनेबल रेट रहना चाहिए उसको, मतलब कर्मचारियों को पारिश्रमिक उस हिसाब से देना चाहिए, उचित दर रहना चाहिए। याद रखिए उचित दर रहना चाहिए। फिर देखिए आपको आता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बोल रहा है क्या, कोई भी बिजनेस है तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा बिजनेस छोटा है तो सेंट्रलाइज कर दीजिए। मतलब क्या हुआ, सेंट्रलाइज का मतलब हुआ क्या कि किसी एक आदमी या 2 आदमी के हाथ में पूरा पावर दे देना। और डिसेंट्रलाइज मतलब क्या हुआ
कि किसी एक आदमी के हाथ में पावर नहीं रहेगा, वो आपको अलग अलग के हाथ में पावर रहेगा। मुकेश अंबानी चाहेगा कि अकेला आदमी बिजनेस चला लेगा तो होगा नहीं ना, उसको अधिकार बांटना पड़ेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाना पड़ेगा, एमडी बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको सुपरवाइजर बनाना पड़ेगा, मतलब हर एक तरह का आदमी को एम्प्लॉय मतलब अपॉइंट करना पड़ेगा। इसका उसका बिजनेस क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइज टाइप का। मतलब क्या, विकेंद्री, नाम में से पता, विकेंद्री। केंद्रीकरण मतलब क्या, एक आदमी के पास जो रहता है और उसी को बोलते हैं केंद्रीकरण। छोटा जैसा बिजनेस रहेगा ना, उसमें आप सेंट्रलाइजेशन बोल रहे हैं कर देने के लिए। अब बड़ा बिजनेस रहेगा तो उसको आप बढ़ा दीजिए, बहुत आदमी को पावर दे दीजिए। जैसे कि आप मुकेश अंबानी मुंबई में है, उसका ब्रांच दरभंगा में है, मधुबनी में है, गया में है, रक्सौल में, कहीं पे भी है ना। तो उसको वहाँ के आदमी को पावर दे दीजिए कि देखो अगर प्रॉब्लम होगा तुम वहाँ पे टैकल कर सकता है। समझ गए बातों को। तो डिसेंट्रलाइज कर देना बिजनेस को। सोने अब कुछ प्रॉब्लम होगा तो 5,000 कंपनी है, 5,000 ब्रांच है, तो हर एक ब्रांच जो है ना उसी को मुकेश अंबानी को फोन करेगा, भाई यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, होगा नहीं ना होगा, किस किस का प्रॉब्लम सुनेगा, किस किस का सोल्यूशन करेगा। तो आपको कुछ डिसेंट्रलाइज करना होता है। छोटा बिजनेस तो सेंट्रलाइज, अब बड़ा बिजनेस है तो डिसेंट्रलाइज। मतलब क्या, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण कर दो, बात खत्म। फिर क्या बोल रहा है कि एक और चीज़ देखा हेनरी फेवल जो है अपने 13 साल 14 साल 15 साल के एक्सपीरियंस पे एक चीज़ देखा, और कि जो बातचीत करने की, जैसे कि आप मान लीजिए कि मुकेश अंबानी की इतना बड़ा कंपनी है, एक चीज़ बताइए, हमको जो कोई प्रॉब्लम होगा रिलायंस में, तो क्या हम डायरेक्ट मुकेश अंबानी से बात कर सकते हैं, देखो तुम्हारे में ये प्रॉब्लम है, हमारा तुम्हारा जो ये आदमी है, ये जो कर्मचारी है, वो मेरे साथ अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहा। उसको पूछ रहे दाम, तो बोला दाम जब लेने आइएगा तब हम बताएंगे। तो ये आपको हम क्या मुकेश अंबानी डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं, नहीं ना। उसके लिए हमको एकदम उसके अधिकारी के थ्रू जाना पड़ेगा। वही क्या होता है स्केलर चेन, मतलब वही बात कि आपको कि सोपन श्रृंखला, कि अगर मान लीजिए किसी को बातचीत करना हो या किसी को कोई काम हो तो डायरेक्टली नहीं, एक फॉर्मल वे की तरह आए बिजनेस में। जैसे कि मान लीजिए कि कोई माल बनाता है, माल अगर ख़त्म आ गया तो उसको मालिक को थोड़े ना बोलेगा, वो बोलेगा, उसको जो सुपरवाइजर होगा बोलेगा कि देखो ऐसे ऐसा माल मंगा दीजिए आप। तो वो उसको आगे वाला को बोलेगा, वो ऊपर वाला को बोलेगा, जहाँ से माल आएगा वहाँ से फिर आ जाएगा। तो ये क्या होता है आपको स्केलर चेन, मतलब स्केल चेन से नहीं पता चलता है कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, नाम से ही पता चलता है स्केलर चेन, सोपन श्रृंखला। कि अगर बातचीत करना हो तो ये डायरेक्ट नहीं बात कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत आदमी रहता है, कौन कौन बात करेगा, तो एक श्रृंखला के थ्रू जाए, तो उसी को बोलते हैं स्केलर चेन। समझिए। और मान लीजिए इमरजेंसी की कंडीशन में क्या होता है कि डायरेक्ट हम मुकेश अंबानी से बातचीत कर सकते हैं, कि बोलेंगे देखिए बहुत बड़ा आप मिस्टेक कर रहे हैं, अगर ऐसा करेगा तो सबका ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है। अगर देख किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा तो हम डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जैसे कि हमारा जियो सिम में कोई प्रॉब्लम होता है, क्या मुकेश अंबानी को फ़ोन लगाते नहीं ना, कंपनी वाला का लगाते हैं। कंपनी वाला बोलता है कि देखिए यहाँ पे जो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, अभी कुछ दिन में जो ठीक हो जाएगा। तो ये जो कंपनी वाला रहता है वो मैसेज भेज देता है, कौन किसको, जो ठीक ठाक करता है, और ठीक ठाक करने वाला जो कंपनी रहता है उसको भेज देता है, और वो क्या कर देता है, यहाँ के जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा वहाँ पे जो है अपना लेबर भेज देता है। तो एक सिस्टमेटिक वे में चलते रहता है। ये स्केलर चेन हो गया। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर मतलब ये नहीं जो ऑर्डर देना, ऑर्डर मतलब नाम मतलब व्यवस्था, हिंदी इसका समझिए, व्यवस्था का सिद्धांत। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी आदमी को जो हम रखेंगे, कि परफेक्ट आदमी को रखना बहुत बड़ा, देखिए बिजनेस में जो है सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है पता है, कि आदमी जो बढ़िया आदमी कैसे मिलेगा, यही प्रॉब्लम होता है। आप भी कोई फैक्ट्री खोलेगा या फिर बिजनेस खोलेगा, कैफे खोलेगा, इसमें आपको एक ही चीज़ का दिक्कत आएगा कि सबसे बढ़िया जो है कर्मचारी, एम्प्लॉय जो है सबसे बढ़िया काम करने वाला आदमी कौन है, उसका चयन करना। ये इसका बोल रहा है कि ए राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट द राइट जॉब एंड ए राइट थिंग शुड बी प्लेस्ड एट द राइट प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ कि बढ़िया से आपको बिजनेस चलाने के लिए कि राइट पर्सन मतलब एकदम जो सही आदमी है उसका चयन सही जगह पर करना चाहिए। अब मान लीजिए किसी को सेल्स का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उसको सेल्स डिपार्टमेंट का संभालने के लिए दे देंगे कि देखो तुम बेच के दिखाओ हमको, हमारा आपको सेल्स बढ़ना चाहिए, बात खत्म। समझे। तो ये बहुत बड़ा मायने रखता है कि अब सही जगह पे सही बंदा को रखना और आपको उससे सही काम लेना। समझे। अब हिंदी में बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार संस्था के सुचारू रूप से चलाने के लिए भौतिक एवं मानवीय संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब क्या हो गया कि आपको कि बढ़िया से बढ़िया यूज होना चाहिए,
वो ने किसी को ऊपर रख लिया, बोले कि तुम काम करो, तुम कभी न कभी सीखे जाएगा, ऐसा नहीं होता है भाई साहब। बड़ा-बड़ा बिज़नेस में से नहीं होता है। आपको अच्छा आदमी को जगह चयन करना पड़ेगा, उसके लिए एचआर सब रहता है। यहाँ तक हो गया। फिर देखिए अब आपको 25 मिनट का वीडियो बना। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अनुसार क्या हो गया कि सबका ना, जैसे कि सबका अधिकार होना चाहिए, सबका जो है वो सबको जो है ना समान रूप से जो है ट्रीट करना चाहिए। मान लीजिए कोई लेबर है तो लेबर को हम गाली दे के बात कर गया, काम किया कि नहीं, ऐसे नहीं। सबको जो है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब है समता का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है, जो भी आपको अधिकारी हो या पदाधिकारी हो या फिर लेबर हो, सबको आराम से ट्रीट करना है, बढ़िया से ट्रीट करना है, ताकि वो काम कर सके बढ़िया से। अगर मान लीजिए किसी को आप प्यार दीजिएगा ना तो वो बढ़िया से काम करेगा, ये याद रखिएगा। बिजनेस में अगर किसी को प्यार दीजिएगा तो आपको वो बहुत बढ़िया से, वो आपको क्या, वो चोरी चपारी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, बढ़िया से काम करेगा। यही बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मतलब क्या, समता का सिद्धांत, कि प्रबंधों को अपने अधीनस्थ मतलब जो भी इसके नीचे काम करता है उसके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ताकि उनसे उनके प्रति जो है समर्पण हो पाए, ताकि उनसे अच्छा से काम करवा सके, ताकि उनका बात मान सके। इसलिए किसी भी आदमी को जो आपके नीचे काम कर रहा है उसके साथ गलत तरीके से बात मत करिएगा, गलत तरीके से काम मत कराइएगा, समझे। ये बोल रहा है इसमें कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बोल रहा है ये। अब देखिए अब आपको 12 नंबर में देखिए अब क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अनुसार क्या हो गया कि स्थायित्व का, नाम में से पता चलता है स्थायित्व का सिद्धांत। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आदमी बिजनेस में आ रहा है उसका एक ही डर रहता है कि ये कोरोना का टाइम था, अभी कोरोना का टाइम था ना अभी, तो क्या हुआ, कोरोना के टाइम में क्या हुआ, बहुत सारा बिजनेस ठप हो गया, बहुत सारा बिजनेस बंद हो गया। तो जो भी बिजनेस में कोई बंदा जो आपको काम करने के लिए कोई भी जाएगा तो ये सोचेगा कि हम जो काम कर रहे हैं 5 साल 10 साल देंगे, तो ऐसा ना वो बिजनेस अंतिम में ठप हो जाए, बिजनेस बंद हो जाए, हमको काम छोड़ना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल उसको विश्वास दिलाए कि देखिए भाई आप काम करिए, आपका जॉब सिक्योर है। सरकारी नौकरी क्यों चाहता है सब, क्योंकि उसमें जॉब सिक्योर रहता है, उसमें कोई टेंशन नहीं रहता है। देखिए कोरोना के टाइम में अगर मान लीजिए सब कुछ बंद था फिर भी पैसा आता था ना, तो ये क्या हुआ कि जॉब सिक्योर रहता है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, स्थायित्व का सिद्धांत रहता है कि कोई भी काम में जाएगा कोई भी, तो वो आपको उसको ये विश्वास दिलाइए कि आपका जॉब सिक्योर है। बार बार अदला बदली मत कर दी, यहाँ पे तुम रहो यहाँ पे हो, इस टाइप से नहीं रहना चाहिए, अदला बदली सब नहीं रहना चाहिए, सिक्योर। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि पहल क्षमता का सिद्धांत, कि जो भी हम डिसीजन लेते थे, पहले क्या होता था पता है, पहले क्या होता था कि बड़ा बड़ा बिजनेस भी क्या करता था, किसी से नहीं पूछता था, उस सबके मन में जो 10 आदमी मिल गया और 10 आदमी मिल के जो भी बिजनेस दिमाग में आता था वो क्या कर देता था, वो आपको वो बिजनेस ये आपको कर देता था, अप्लीकेबल कर देता था कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये। अब बोल रहा है कि नहीं, देखिए अगर मान लीजिए कोई ग्राउंड लेवल पर कुछ सुधार करना है, किसी को अगर फैक्ट्री लेवल पर कुछ सुधार करना है या कुछ भी, उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, सबसे पूछिए कि देखिए तुमको क्या प्रॉब्लम आ रहा है क्या ना, उस हिसाब से काम करिए। ऐसा नहीं आपके मन में जो आ रहा है वो करिए, नहीं। इसमें क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी इन मेकिंग एन एग्जीक्यूटिव प्लान। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो कम पढ़ा लिखा भी रहता है वो बहुत बढ़िया बात कर देता है, बहुत बढ़िया ये आपको ये दे देते रहता है सिद्धांत। देखिए हेनरी फेल की बात करिए, वो कहाँ पे लगा हुआ था, लेबर के रूप में लगा हुआ था, लेकिन आपको मालिक बन गया। इसलिए बोल रहा है कि आपको हर एक आदमी अगर जरूरत पड़ रहा है तब आप पूछिए। ऐसा नहीं कि जरूरत पड़ रहा है तो फिर भी नहीं पूछेगा, बोलेगा उससे काहे पूछेंगे, वो सब काहे हमको बताएगा, वो मेरे अंदर काम करता है, इस टाइप का भावना नहीं लगेगा। पहल क्षमता का सिद्धांत ये बोलता है, समझे। योजना बनाने के लिए आप पूछिए, अगर जरूरत पड़ा है तो पूछिए। लास्ट 14 नंबर, स्पिरिट डे कॉर्ड्स, एकता की भावना का सिद्धांत। इसका मतलब क्या हुआ कि सबको इसका मतलब एकता है, नाम में मतलब स्पिरिट डे कॉर्ड्स मतलब एकता की भावना रहना चाहिए सबके दिमाग में, मेंटल में रहना चाहिए दिमाग में, कि आपको क्या रहना चाहिए दिमाग में कि हमारा जो आपको ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो हम अचीव करें। सबके दिमाग में ये रहना चाहिए और उस हिसाब से सब काम करें, सहयोग करें एक दूसरे को काम करने में, और ये आपको ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको आपको पाने में मदद करे सब। एकता की भावना का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार समस्त कर्मचारी, एक नहीं सब में एकता की भावना तथा संस्था के प्रति वफादारी पैदा होना चाहिए, करना चाहिए कि देखो तुमको इतना
कमाना है, तुमको ये काम करना है, तुमको इतना दिन में इतना कर देना है, ये सब मतलब पूरा क्या होता है कि टीम की तरह काम करना है। सो ने तुमको बोल दिया तो तुम अपना काम कर दिया, उसका जो बैठ गया, ऐसा नहीं रहना चाहिए। सबको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। ये सब कौन डेवलप करता है? मैनेजर डेवलप करता है ये सब पूरा। मैनेजर इंसेंटिव सब दे के, पैसा सब दे के, प्राइज सब दे के, किसी को पुरस्कृत करके, उसका मनोबल बढ़ा के, उसके बाद जो है ना आपको ऑर्गेनाइजेशन का गोल की तरफ लेके जाता है। समझ बातों को? स्पिरिट डे कॉर्ड से मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा संस्था का मकसद है उसको पूरा करने में मदद करे, सब कर्मचारी उस दिशा में काम करे। स्पिरिट डे कॉर्ड मतलब क्या? उस दिशा में एकता की भावना लाके काम करे। किस दिशा में? जिस दिशा में हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। इसका मतलब क्या हुआ कि संस्था का जिस दिशा में हमारा जो लक्ष्य है। ये तो आपको 14 हो गया, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। 100% आप 14 का 14 आप समझ गए होंगे। और आपको देखिए, अगर एक बार नहीं होता तो वीडियो आप देखिए, लिख लीजिए और उसके बाद याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कोई। देखिए आपको 14 में से क्या होता है, इसमें से पूछता आपको ऐसे ही है, आपको याद कर लीजिएगा, सही रहेगा। पूछेगा कितना आपको, क्या तो बोल देगा कि किन्हीं 5, 14 में से किन्हीं 5 का आंसर दीजिए, तो कोई 5 जो याद रहेगा वो, नहीं तो आपको ये दे देगा डिवीजन ऑफ वर्क क्या है वो बताइए। बाकी जो है ना आपको ज़्यादातर पूछते रहता है एग्जाम में, आपको यही 7-8 तक पूछते रहता है, 8-9 तक पूछते रहता है, उससे ज़्यादा नहीं, 14 तक नहीं पूछते रहता है। लेकिन आपको ध्यान में रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब ये हो गया। अब आता है क्या, बोलता है क्या, एक और बंदा आया, FW टेलर। FW टेलर आया, वो बोले क्या, काम तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है, बिजनेस भी चल रहा है, लेकिन किसी भी काम को ना आप साइंटिफिक तरीके से करिए। मतलब क्या हुआ, पहले जैसे कि हार्ड वर्क करते थे, तो अब आप स्मार्ट वर्क करिए। अंतर क्या होता है पता है? 1 घंटा में अगर हार्ड वर्क करिएगा ना तो आपको एक काम होगा, 1 घंटा में स्मार्ट वर्क करिएगा ना तो आपको 1 घंटा की जगह आधे घंटा लगेगा, तो वो होता है स्मार्ट वर्क करना। तो बोल रहे हैं FW टेलर क्या, काम तो करिए लेकिन आपको साइंटिफिक तरीके, वैधानिक तरीके से करिए। ये क्या बोल दिए कि परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट इन साइंटिफिक मैनर, मतलब क्या, वैज्ञानिक तरीके से काम करें। अगर कोई काम कर रहे हैं तो वैज्ञानिक तरीके से काम करें। कौन वैज्ञानिक तरीका है वो हम आपको देखेंगे इस वीडियो में। ये बोल रहे हैं कि इस तरीके से देखिए, पहले क्या होता था कि किसी भी काम को एकदम पुराना तरीका से करते थे। देखिए जैसे कि मान पेन बनाना रहता था तो मशीन सबका इस्तेमाल नहीं करते थे। एक पेन को भले ही एक दिन में जो है ना एक बंदा सिर्फ 100 पेन बनाता था। बोला नहीं, उस तरीके से नहीं करिए, आप एक दिन में मशीन लाइए 1000 पेन बना लीजिए। तो ये बोल रहा है कि किसी भी काम को आप पुराने तरीके से नहीं करिए, रूढ़िवादिता तरीके से मत करिए, वो आपको एक अलग तरीके से करिए। वही बोल रहा है कि आप साइंस नोट रूल ऑफ थंब, मतलब विज्ञान न कि रूढ़िवादिता, मतलब ओल्ड टेक्निक को हटा दीजिए और नए पद्धति पे, मतलब क्या हुआ कि आपको नए तरीके से कोई भी काम करिए। ये बोल रहा है, ये साइंटिफिक प्रिंसिपल। पहला ये बोल रहा है कि पहला काम ये करिए किसी भी काम को करने के लिए। दूसरा काम क्या बोल रहा है ये करने के लिए, काम तो कर रहे हैं वैधानिक तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको हार्मोनी नोट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको समन्वय न कि मतभेद। देखिए इसमें क्या बोला आपको कि कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम करेंगे, उसमें क्या करिए, हर एक आदमी मिलजुल के काम करिए, हर एक आदमी मिलजुल के काम करिए। और जो भी संस्था का आप गेन करना चाहते हैं वो आपको गेन करिए। मतलब क्या हुआ, इस सिद्धांत के अनुसार सामूहिक क्रियाओं में संघर्ष या मतभेद के आधार पर आपस में समन्वय स्थापित। देखिए जैसे कि हजारों आदमी होता है, मैनेजर बोलेगा आम करने के लिए, एम्प्लॉय इमली करेगा, तो होगा नहीं ना। बोला कि हर एक आदमी के बीच जो है ना मतभेद नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, आप उस तरीके से काम करिए, हर एक आदमी मिलजुल के काम करिए। समझिए बातों को। और एक मतलब इसका समझाते हैं और समझ में आ जाएगा कि सबके दिमाग में, मतलब मानसिक में रहना चाहिए क्या, कि हमको कमाना है। सबके दिमाग में अगर ये रह जाएगा ना तो आपको तब क्या हो जाएगा, और आपको जो बिजनेस जो चाहता है वो करिएगा तो सबको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए 4 एम्प्लॉय हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 एम्प्लॉय है, सबका अलग अलग काम है। तो मान लीजिए अगर वो काम का टाइम पे कंप्लीट कर लिया तो उसका तो पैसा मिलवे करेगा, ऊपर से जो आपको बोनस मिलता है बोनस भी मिल जाएगा, इस सबको मिल जाएगा। अगर वही जो आप मान लीजिए कि इसका काम है माल बनाना,
मतलब माल रॉ मटेरियल को आपको छानना उना जो भी काम रहता है आपको रिफाइन करना, इसका काम ये का है। इसका काम है ओरिजिनल में माल बनाना और भेजना, माल बनाना और भेजना। वही जो मान लीजिए दोनों के बीच में आपको समन्वय नहीं रहेगा, आपको हार्मोनी नहीं रहेगा, तो एक चीज़ बताइए, वो बोलेगा हम माले नहीं बनाएंगे, ये बोलेगा माले नहीं भेजेंगे, तब तो दोनों को बोनस मिल पाएगा नहीं ना। तो एक दूसरे के बीच में क्या रहना चाहिए, आपको हार्मोनी, दिमाग चेंजेज रहना चाहिए, सबका दिमाग एक तरफ रहना चाहिए। यही बोल रहा है कि दिमाग में चेंजेज रहना चाहिए, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, समन्वय रहना चाहिए, न कि सबके दिमाग में मतभेद रहना चाहिए। ये बोला साइंटिफिक तरीके से कि सबके बीच में समन्वय स्थापित रहना चाहिए कि तुम माल बना के भेजोगे, तुम जल्दी जल्दी बना दोगे तो हम जल्दी जल्दी भेज देंगे, तो दोनों को मिलेगा पैसा। ये क्या कर जल्दी जल्दी बेच देगा, समझे। तो ये रहना चाहिए कि एक दूसरे के बीच में समन्वय रहना चाहिए। उसी का एक एक्सटेंशन रूप बोलिए या उसी का एक विस्तारित रूप है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, सहयोग न कि व्यक्तिवाद। ये तो सोच लिया कि हमको माल बनाना है, ये करना है, सब सोच लिया तीनों एम्प्लॉय, लेकिन किस तरीके से बनाएगा है, तो एक दूसरे के सहयोग से बनाएगा। किस तरीके से बनाएगा, एक दूसरे के सहयोग से बनाएगा, ना कि वो अकेले अकेले बना लेगा। आप जो इसके माल बनाने के लिए, रिफाइन करने के लिए बोल रहे हैं, या फिर ये जो माल बनाएगा 2 नंबर, तो उसके लिए 1000 गो आदमी रहेगा। तो सबके बीच में क्या रहना चाहिए, आपको समन्वय के साथ साथ आपको सहयोग भी रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करें माल बनाने में। ये याद रखिएगा कि कोई बोल रहा है कोई बिजनेस में क्या होता है, आपको सहयोग भी रहना चाहिए, ना कि अपने बारे में इंडिविजुअल व्यक्तिवाद के बारे में सोचना चाहिए, समझे। व्यक्तिवाद की जगह में आप पूरे टीम के बारे में सोचिए, समझ रहे। दोनों में आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक चीज़ समझिए, एक चीज़ आप याद रखिएगा, क्या कि हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है कि सबका दिमाग एक तरफ रहना चाहिए, और कि हमको क्या करना है, हार्मोनी ये हो गया। उसमें ये नहीं बोलना चाहिए ये वो करेगा वो नहीं, सबका दिमाग एक तरफ रहना चाहिए, पहला ये। और दूसरा बात कि उस दोनों के बीच समन्वय स्थापित रहना चाहिए, अर्थात क्या, उस सबके बीच जो है पूछताछ करेंगे, अच्छा ये काम ऐसे करे, ये काम ये ऐसे करे, ताकि, और उसके बाद जिम्मेदारी दे दे सबको, तो एक दूसरे का सहयोग करेगा। जिम्मेदारी देने से क्या हो जाएगा, सहयोग करेगा। सबका दिमाग एक जगह है कि 1 लाख रुपये महीना कमाना पड़ेगा, लेकिन किस तरीके से सबको हम दे देंगे कि ऑर्डर तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तो ये हो गया कोऑपरेशन, सब करेगा, एक दूसरे का सहयोग कर करके करेगा। तो समझ गए, समन्वय स्थापित करना, असहयोग में अंतर क्या होता है, बात समझ गए। 4 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या यहाँ पे कि देखिए साइंटिफिक तरीके से तो करेंगे, एक चीज़ और ऐड कर दीजिएगा उसमें, साइंटिफिक तरीके से तो करेंगे, एक चीज़ और ऐड कर दीजिएगा उसमें, क्या कि जिसको जो चीज़ में इंटरेस्ट है उसको तो वो काम दे दिए, और उस काम में उसको एक्सपर्ट बनाना आपका काम है, ताकि एक्सपर्ट बना देगा तो आपको भी फायदा होगा, उसको भी फायदा होगा। आपको क्या फायदा होगा, जल्दी जल्दी काम ले लीजिएगा, उसको फायदा होगा, जल्दी जल्दी काम करके चले जाएगा। तो ये क्या बोला कि किसी भी वर्कर्स को क्या करना है, मैनेजर ये ध्यान रखे कि प्रत्येक व्यक्ति को जो काम दे रहे हैं उसमें वो आपको योग्यता के अनुसार, रुचि के आधार पर देना चाहिए, और उसमें उसको एक्सपर्ट बना देना चाहिए। डेवलपमेंट, उसका वर्कर्स का डेवलपमेंट उस तरीके से करना चाहिए, समझ के बातों को। 4 नंबर में ये बोल रहा है आपको, ठीक है। अगर किसी भी डेवलपमेंट कर देंगे ना उस तरीके से, तो इसका फायदा होते रहता है, आपको भी फायदा होगा और उसको भी फायदा होगा। साइंटिफिक तरीके का सिर्फ 4 आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उसे तो 5-6 दिया हुआ है, लेकिन आपको पढ़ना है सिर्फ 4। कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो इंस्टाग्राम पे आप डीएम करें, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, उसके साथ साथ देखिए आपको इसमें यहाँ पे कन्फ्यूजन हम पता, ये सोचता है कि सबसे राय विचार लेके ये सोचता है कि हमको 1 लाख रुपये महीना कमाना पड़ेगा, लेकिन किस तरीके से, कौन काम किसको देंगे, किसको कौन दायित्व देंगे, किसको कौन अधिकार देंगे, ये सब पूरा सहयोग कौन करता है, कोऑपरेशन करता है, समझ गए। इसमें कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए। बाकी आपको लास्ट में देखिए आपको क्या होता है कि ये तो हो गया कि साइंटिफिक ये काम करना चाहिए, क्या सबके बीच में सहयोग रहना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए, नया नया मशीन लगाना चाहिए, ये सब तो हम पढ़ ले, साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए। लेकिन लागू कैसे होगा ये यार, ये बताइए ना, लागू कैसे होगा। उसके लिए जो करना पड़ता है उसी को बोला जाता है टेक्निक। हम तो बोल दिए कि मशीन लगाना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, सबको बढ़िया बढ़िया काम देना पड़ेगा, जिसके हिसाब से जो काम है वो सब कुछ सोच लिए, लेकिन होगा कैसे, लागू कैसे होगा, उसके लिए टेक्निक बनाया गया। देखिए आपको टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या हो गया कि आपको लागू करने का फंक्शनल फोरमैनशिप। पहला टेक्निक क्या है, क्रियात्मक फोरमैनशिप। इस टेक्निक का मतलब क्या हुआ, आपको ये समझा रहे हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि काम जो हम करा रहे हैं, टेक्निक लागू जो कर रहे हैं, उसमें बोला कि छोटा छोटा काम हम बांट देंगे, तुमको ये करना, तुमको ये, शादी ब्याह में क्या होता है, छोटा छोटा काम कर देते हैं और 10 आदमी को काम दे देते हैं,
कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम टेंट वाला को देखो, तुम मिठाई वाला को देखो, तुम आपको बाराती को देखो, तुम जो है ना आपको कुछ किसी और चीज़ को देखो। तो ये आपको क्या वो छोटा-छोटा काम को बाँट देते हैं, उसमें क्या कर देते हैं आपको दे देते रहते हैं उसको। बिज़नेस में भी ऐसे तो रहता है, छोटा-छोटा काम बाँट दीजिए और उसको जो काम पसंद है उसको उस हिसाब से उसको दे दीजिए। जो काम जो एक्सपर्ट है उसको ये दे दीजिए, तो आपको वो साइंटिफिक तरीके से काम हो जाएगा। पहला तो ये हो गया टेक्निक, लिखना चाहिए तो लिख लीजिए। दूसरा बोला कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, इसका मतलब क्या हुआ कि क्वालिटी मेंटेन रहना चाहिए। कोई भी काम का इसमें क्या बोल रहा है कि क्वालिटी मेंटेन रहना चाहिए। इसको हम जैसे समझते देख लीजिए आपको एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मतलब क्या हुआ कि देखिए कोई भी मान लीजिए बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय रहता है, तो उसमें हम क्या कर देते हैं आपको कि बार बार हमको रोकना पड़ता है, आवाज़ सबके कारण हमको बार बार रोकना पड़ रहा है वीडियो को। देखिए कि एक आदमी को स्टैंडर्डाइज काम दे दिए, काम का स्टैंडर्ड कर दिए हम, और उससे वो अपेक्षा हम करेंगे कि वो काम वो पूरा कर सके। एक दिन में हम बोल दिए कि तुमको इतना काम करना है, वो मेंटेन कर दी। हम उससे अपेक्षा करते कि तुम कर भी लोगे इतना, कर भी लोगे उतना, मतलब क्या वो उतना से हम अपेक्षा करते उतना वो कर भी लेगा। इसके अंतर्गत क्या होता है, अधिक से अधिक काम हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी भी आदमी को हम बोल देते कि तुम इतना काम करो, हाँ, तो वो आपको ये आप स्टैंडर्डाइजेशन या फिर आप प्रमाणीकरण शब्द देख के नहीं डरिएगा, समझे। इसका मतलब समझिए, सिंपल वर्ड में समझते हैं आपको, उसको आप लिख लीजिएगा। देखिए किसी को भी काम देना और उससे अपेक्षा करना कि वो काम उतना देर में कर लेगा, तो उससे क्या होता है आपको कि जल्दी जल्दी वो काम कर लेता है। स्टैंडर्ड मेंटेन कर देते हैं तो वो आपको क्या करता है, काम कर देते रहता है। उससे हमको फ़ायदा क्या होता है, अधिक से अधिक कार्य हम ले पाते हैं। वैज्ञानिक तरीके से क्या होता है कि वैज्ञानिक तरीके से हम अधिक प्रबंध से, वैज्ञानिक प्रबंध से हम अधिक से अधिक काम कर ले लेते हैं उससे, अगर हम काम का स्टैंडर्ड कर देते हैं तब, समझे। काम का अगर हम स्टैंडर्ड कर देते हैं तो हम अधिक से अधिक काम ले पाते हैं किसी से, नहीं तो नहीं ले पाएंगे, समझे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, उसके बाद क्या हुआ कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ, नाम से पता चला कार्य का सरलीकरण करना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम एक एग्जांपल समझते। देखिए एक जैसे कि राजमिस्त्री था, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का समझते हैं कि ये सिंप्लीफिकेशन क्या होता है कि देखिए कि किसी भी काम को जो है ना मतलब आसान तरीके से करने के लिए, पूरा आसान तरीके से। पहले क्या होता था कि पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, अब लिखे आप मोबाइल से पढ़ लेते हैं, तो हुआ ना कि सिंपल कर दिया पढ़ाई लिखाई को। आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन सब मंगा, आप सामान खरीदने के लिए पहले बाहर जाना पड़ता था, अब यहीं पे मंगा लेते हैं। तो आपको कोई काम को नहीं ईजियर कर दीजिए, कोई भी काम रहे, ऐसा नहीं बात है, यही काम कोई भी काम हो तो उसको आसान कर दीजिए। साइंटिफिक प्रिंसिपल यही पे ध्यान देता है कि काम को आसान कर दें, बस बात खत्म। उसके बाद होता है चौथा में क्या दिया हुआ है कि टेक्निक जिससे लागू करेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल, हाँ, कि वैज्ञानिक तरीके से काम करने को लागू करेंगे, तो उसमें दिया चौथा नंबर में क्या दिया है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। मतलब क्या हुआ कि हम नहीं, मतलब F.W. टेलर जो है वो आपको जब अध्ययन कर रहे थे तो आप चार चीज़ देखें, चार चीज़ दिया हुआ है ना इसमें, चार चीज़ देखें, और वो आपको भी कुछ अध्ययन करने वक्त ये सब याद रखना चाहिए, समझे। साइंटिफिक वर्क करने वक्त, ये स्टडी करने वक्त आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। पहला क्या बोला कि मेथड स्टडी। कोई भी जो अध्ययन कर रहे हैं भाई, हर एक जगह अध्ययन होता है भाई, बिजनेस में हो, आपका हो, घर में हो, परिवार में, इधर उधर हर एक जगह अध्ययन होते रहता है। ये अध्ययन मतलब क्या, आपको स्टडी करना, किसी भी चीज़ को एनालिसिस करना, समझे। ये बोल रहा है कि कोई भी काम कर रहे हैं तो पहला ये चीज़ देखिए, पहला काम आप क्या देखिएगा कि इसको सबसे सुटेबल तरीका से किस तरीके से हम कर सकते हैं, आपको सबसे आसान तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे बढ़िया तरीके से कौन तरीके से कर सकते हैं, उसका पता लगाइए। पहला तो ये बोल दिया। दूसरा बात बोल दिया कि मोशन स्टडी करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंतर्गत क्या हुआ कि अलग अलग तरीके का हरकत हटा देंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक राजमिस्त्री था, जब अध्ययन क्या किया, एक आदमी बैठ के वहाँ पे एनालिसिस किया, तो वो पता क्या कि 18 तरीके का वो हरकत करता है, बार बार वो ये लेता है, मिट्टी लेता है, बार बार ये करता है, वो करता है। जबकि जब वो उसको घटाना शुरू किया तो सिर्फ और सिर्फ 3 तरीका बच गया। अगर वो 3 तरीका का यूज करे ना तो वो आपको पूरा मकान बना सकता है, लेकिन वो 18 तरीके का इस्तेमाल कर रहा था। इसका मतलब क्या, वो जैसे देख लीजिए घर पे भी काम करने आते हैं तो क्या करता है, थोड़ा देर बैठ जाता है, फिर काम करना शुरू करता है, थोड़ा खैनी खाने लगता है, थोड़ा देर इधर बात करने लगता है, थोड़ा देर क्या होता है कि मसाले देना तो गिरा देता है। तो वो बोला क्या, अगर वो आपको काम में अगर मान लीजिए कि बढ़िया तरह से कटौती करते हैं, अननेसेसरी काम, जो कि खैनी खाना तो नेसेसरी नहीं है,
गिराना तो नेसेसरी नहीं है, बात करना तो नेसेसरी नहीं है, अनिवार्य तो नहीं है, उस काम सबको हटा दें तो हम जो है ना बढ़िया तरीके से काम ले सकते हैं। तो मोशन स्टडी क्या बोला है कि जो भी आपको गलत तरीका, विभिन्न तरीके का हरकत रहता है, उस हरकत को समाप्त कर दीजिए किसी भी काम में। तो मोशन स्टडी, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो वो आप कर दीजिए। टाइम स्टडी, देखिए जैसे कि हम क्या करते हैं, आपको जैसे वीडियो बनाते हैं तो जैसे ही आवाज़ आता है तो हम पॉज कर देते हैं ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, दिक्कत ना हो पढ़ने में। तो वही होता है मोशन स्टडी, वही बोलता है कि कोई भी एनालिसिस करने में। टाइम स्टडी क्या बताए कि देखिए आपको एक टाइम फिक्स कर दो, उस टाइम में कोई भी काम समाप्त हो जाना चाहिए। समय अध्ययन क्या होता है कि इसके तात्पर्य एक निश्चित कर देना चाहिए कि काम पूरा करने के लिए इतना टाइम जो है ना आपको स्टैंडर्ड कर देना, इतना टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए ये काम। ये बोला आपको जब आपको साइंटिफिक स्टडी कर रहा था, किसी भी काम को किस तरीके से अध्ययन करना है, उस टाइम में जो अध्ययन कर रहा था एफ.डब्ल्यू. टेलर, तो ये भी बोला कि किसी काम को आप टाइम भी निर्धारित कर दीजिए। उसके बाद एक और चीज़ बोला है फैटिजियो स्टडी। इसका मतलब क्या हुआ कि इट रेफर्स टू द लॉन्ग वर्किंग आवर्स विद सफिशिएंट ब्रेक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए हाँ, ये आपको गौर किया कि इतना आदमी जो काम कर रहा है उसके बीच में ब्रेक भी दीजिए। भाई ऐसा नहीं बात है लेबर से काम करवा रहे हैं तो हम आपको उसको खाने के टाइम भी नहीं दे रहे हैं, देते हैं ना ब्रेक देते हैं, 1 घंटा 2 घंटा वो आपको टहल के आता है ना। तो ये बोला है कि आपको कि फैटिजियो स्टडी मतलब थकान अध्ययन क्या कि जो भी काम कर रहे हैं उसके बीच में जो है ना आप उसको थोड़ा रेस्ट करने का भी टाइम दीजिए। तो ये आपको बोल रहा है कि ये काम करने वक्त आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, ये 4 चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। ये बोला है साइंटिफिक प्रिंसिपल के अंदर, टेक्निक के अंदर, कि इस तरीके से जाकर काम करवा रहे हैं आप, लागू कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। समझिए क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। 5वां चीज़ आपको जो है लागू करना पड़ता है वो आपको है डिफरेंशिएट वेजेस सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हम आपको बताए हुए थे कि लेबर को हम सिर्फ 300 रुपया देते हैं, राजमिस्त्री को 500 रुपया देते हैं और ठेकेदार 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये कमाता है, होता है। ये बोला कि वेजेस जो सिस्टम रखेंगे उसमें आपको कार्य मजदूरी सिस्टम जो रखेंगे उसमें थोड़ा सा चेंजेज रहना चाहिए। सोने ये सब आदमी जो है एक के जैसा पैसा दे, ठेकेदारों को 300 रुपया देंगे और ऐसी जो लेबर है उसको भी 300 रुपया देंगे, तब दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे बोला क्या आपको कि टेक्निक में क्या बोला कि डिफरेंट रहना चाहिए, अलग अलग रहना चाहिए। फिर आपको बोला 6 नंबर क्या मेंटल रिवोल्यूशन, अंतिम है मानसिक क्रांति। चेंज इन द मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट टुवार्ड्स ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि काम करने वाला वर्कर्स हो और या आपको कौन हो काम कराने वाला मालिक हो, उस दोनों के बीच में एक चीज़ याद रखिएगा, क्या होना चाहिए कि लक्ष्य एक रहना चाहिए। कि देखिए आपको ऐसा मतभेद नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटेड है कि इसका आशय किसी कार्य अथवा कार्यक्रम में लगे श्रमिक हो या प्रबंध के दृष्टिकोणों में परिवर्तन लाने से है। कि दोनों मैनेजर क्या करता है, मैनेजर का काम क्या रहता है कि जो लेबर है उसको भी लेकर चले और जो आपको जो उसके साथ में रहता है, जो आपको उसको डायरेक्टर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी रहता है उसको भी लेकर चलें। दोनों के मेंटल में चेंजेज आ जाए कि ये लेबर बोलेगा कि सब काम तो हम ही कर देते, तुम तो बैठे बैठे सिर्फ जो है ना ऑर्डर देते रहते हो, तो होगा बिजनेस नहीं चलेगा। तो मेंटल रिवोल्यूशन होना चाहिए कि मतलब मानसिक तौर पे दिमाग तरीके से चेंजेज रहना चाहिए कि लेबर का काम है लेबर करना है, तो वो आपको ये नहीं बोले कि हम सब काम तो हम ही कर देते हैं, ऐसा टाइप से नहीं रहना चाहिए। लास्ट है आपको पूरा बता ही दिए एक ही वीडियो में आपको, और आपको नोट भी प्रोवाइड कर दिए, बना लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। कोई प्रॉब्लम होता है इंस्टाग्राम पे आप DM करिए। थैंक यू सो मच।